हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर। दोस्तों आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्लास 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे रियल नंबर्स। पहला चैप्टर हम करेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक, इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य तथा अभाज्य संख्या क्या होती हैं, हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है तथा हम उसके जरिए लासा तथा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.1 को भी हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हमारी क्लास 2 होगी। क्लास 2 में हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम क्लास 2 में जो रूट 2 और रूट 3 है, इनको जो सिद्ध करना है उनको हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। दोस्तों जैसे कि मैं सिलेबस आपको पहले ही बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे, भाज्य तथा अभाज्य संख्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, लासा तथा मासा, इसके कुछ उदाहरण जो आपके किताब में एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और प्रश्नावली के 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। हमारा जल्द ही इसके बाद, इस वीडियो के बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग इसकी 1.2 को सॉल्व करेंगे और उसमें जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। दोस्तों सबसे पहले हमने शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तव में जो वास्तविक संख्या हमारी है क्या, वैसे हमने देखा है कि संख्याएं हैं, 9th में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। तो वास्तविक संख्याएं, पहले हम बोलते हैं संख्याएं, जो हमारे नंबर्स हैं इनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहली हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं, जो सिर्फ इमेजिनरी है, उनका रियल में कोई एक्सटेंस नहीं है, ना ही कहीं पर उनका कोई प्रयोग है। ठीक, काल्पनिक होती हैं जिनको हम मोस्टली आयोटा बोलते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या हम कहेंगे तो वो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह से बनती हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को जोड़ के ही हमारी वास्तविक संख्याएं बनाई जाती हैं, और हम वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो हमारी कोई संख्या 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, -5 हो सकती है, 0 हो सकती है, ऋण के अंदर 3 हो सकता है, कोई भी सारी संख्या जो चाहे परमेय हो चाहे वो अपरमेय है, इन दोनों से मिलकर हमारी सारी संख्या जो बनी है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। और वास्तविक संख्याएं जो भी हैं वो हमारी जो संख्या रेखा होता है, जिस तरह से हम ये बनाते हैं और इस पर एक 0 होता है, इधर हमारी प्लस की संख्या होती है, इधर हमारी माइनस की संख्या होती है, ये सारी संख्याएं जिस पर नोट हो जाए वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। आगे शुरुआत करते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्या से। भाज्य और अभाज्य संख्या एक हमारी होती है सम और विषम संख्या। तो सम और विषम में भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सम और विषम, सम होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम वो होती हैं जो 2 से ना कटें, बस थोड़ा याद रखना। लेकिन यहाँ पर शब्द हमारा भाज्य और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो सारी संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। मान लो 5, तो 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटें और अपने आप से कटें और 1 से कटें, वो सारी संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होते हैं वो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड की संख्या बताइए, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या में गुणनखंड की संख्या जो है वो है हमारी 2। एक तो वो स्वयं से कटेगी और एक वो 1 से कटेगी। ठीक, तो अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या हमारी होती है हमेशा 2। और उसके बाद तो भाज्य संख्या, तो वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो सारी संख्या हमारी हो जाएंगी भाज्य संख्या। तो पहली भाज्य संख्या हमारी 4 है, जो हमारी 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से कटती है। अगली हमारी मान लो 6 है, ये हमारी 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है और 6 से कटती है। तो इसके जो गुणनखंड है वो या तो होंगे 3 और या होंगे 3 से अधिक, मोर देन 3। तो अगर पूछा जाए भाज्य संख्या में गुणनखंड कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। मुझे अभाज्य संख्या में कितने होते, तो कहोगे कम से कम 3 और 3 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, तो अभाज्य और भाज्य संख्या में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक, अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अभी मैंने बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, वैसे भी हम डेफिनेशन की बात करें तो अभी हमने बोला था कि अभाज्य संख्या में गुणनखंड कितने होने चाहिए, अभाज्य संख्या में जो गुणनखंड होने चाहिए वो हमारे होने चाहिए कम से कम 2। वो 1 से कटे और स्वयं से कटे, और वो स्वयं से कटे, तो इसके लिए 2 जरूर होने चाहिए। ठीक, तो हमारा सवाल आता है कि एक जो है वो भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो याद रखना कि जो 1 है वो सिर्फ 1 से कटती है और इसके अलावा किसी संख्या से नहीं करते। तो हम गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड सिर्फ 1 है, 1 से अधिक नहीं है। और अभी मैंने बताया था परिभाषा में कि अभाज्य संख्या वो होगी जिसमें कम से कम 2
गुणनखंड होने चाहिए। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य इसलिए नहीं क्योंकि गुणनखंड की संख्या सिर्फ एक है, होनी चाहिए तो दो, और भाज्य इसलिए नहीं क्योंकि गुणनखंड की संख्या होनी चाहिए तीन या तीन से अधिक। तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखना अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कैसी है, कौन सी हमारी, दो। और दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सारी सम संख्या हमारी भाज्य में आती हैं दो को छोड़कर। तो एमसीक्यू में आपका पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, या सीधा ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक, हम यहाँ छोटी शब्द को हटा भी देंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको पूछ लिया जाएगा कि अभाज्य सम संख्या कौन सी है, ये चीज आप हटा दो, पूछ लिया अभाज्य सम संख्या कौन सी, तो आपकी सिर्फ दो है और इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सारी विषम संख्या हमारी अभाज्य है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी, हमारी तीन। एक विषम संख्या एक को छोड़ के सारी विषम संख्या हमारी कैसी है, अभाज्य है। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तीन। बेसिकली सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, सबसे विषम संख्या तो तीन और सम संख्या तो दो। अब आता है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हमारी सबसे जो पहली हो वो हमारी होती है चार, ये थोड़ा ध्यान। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। मैंने भी भाज्य और अभाज्य संख्या को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक जो भी हमारी भाज्य संख्या है इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। मतलब जो भी भाज्य संख्या है आप उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दोगे। चार है एक भाज्य संख्या, इसको अभाज्य में तोड़ दोगे। आठ है भाज्य, इसको अभाज्य में तोड़ दोगे। 10 हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य में तोड़ दोगे। लेकिन ये जो गुणनखंड हमारे आएंगे अगर हम इनके क्रम को ध्यान में ना रखें, जो हमारा है क्रम के बिना अद्वितीय, अगर हम इनके क्रम को ध्यान में ना रखें तो ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा था भाज्य संख्या कौन सी है, तो मैंने कहा था अभी चार है। तो अगर मैं कहूँ चार के फैक्टर करूँ तो आप चार के फैक्टर करोगे दो गुणा दो। इसमें मैंने एक को शामिल नहीं किया, आप ये भी लिख सकते हो एक गुणा दो। एक को इसलिए नहीं किया क्योंकि एक अभाज्य नहीं है। ठीक, तो मैंने इसके चार फैक्टर किए दो गुणा दो, तो दो आपकी अभाज्य संख्या, ये भी हमारी दो की अभाज्य संख्या, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये किसमें टूट गया, हमारी अभाज्य गुणनखंड में टूट गई। मालूम मैं कहता 6 को लिखूं अभाज्य, आप तोड़ते 2 गुणा 3 में, तो ये देखो अभाज्य में टूट गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणा 2। केवल आपने क्रम तो बदल दिया लेकिन इसके क्रम को ध्यान में ना रखा जाए तो आंसर आपका जो होगा इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आप 6 की कोई और फैक्टर नहीं कर सकते, आपको 3 गुणा 2 के अलावा कोई और भी लिख दो तो उसका आंसर 6 नहीं आएगा। ठीक, तो ये इन्होंने बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनखंडन जो होता है वो अभाज्य संख्याओं की जो गुणनखंड के आने वाले क्रम को अगर हम छोड़ दें तो हमेशा ये अद्वितीय होता है। ठीक, अब मुझे 12 के फैक्टर करने, तो मैं कहूँगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 और गुणा 3, तो ये आपकी सारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम कहेंगे लासा और मासा। अब लासा और मासा निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए लासा होता क्या है बेसिकली। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लासा में छोटी सी, ये याद रखना उस डेफिनेशन में छोटी से छोटी, अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो समझ लेना उस सवाल में वो लासा मांग रहा है। 2 संख्याओं से कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे अगर मैं कहूँ 12 और 18, एग्जाम्पल चलो मैं आगे भी ले लूंगा। जैसे आपसे कहा 12 और 18, तो 12 और 18 से करने वाली छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए, वो हमारी लासा कहलाएगी। ठीक, मासा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित करते हैं। मासा अगर कहूँ तो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मैं 12 और 18 का मासा बताइए, तो 12 और 18 का मासा जो मुझे निकालना है तो बड़ी से बड़ी संख्या बता जो दोनों को काट दें, वो हमारा मासा कहलाएगी। अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 और 18 का लासा तथा मासा ज्ञात करिए, तो लासा और मासा ज्ञात करने के सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होंगे। मैंने 12 के फैक्टर करे, 12 के फैक्टर करने के आप ये देखिए किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो वैसे आप करोगे फैक्टर तो ऐसे करोगे आप 12, और इस तरह से हमारी गुणनखंड विधि 2 से काटोगे 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे तो 3 6, और फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हमारे होंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक, 2 की पावर 2 को लिख सकता हूँ मैं, और गुणा इसको लिख दूंगा 3। ठीक, ऐसे में जब 18 के फैक्टर करूंगा तो आपको पता है 2 ने 18, तो 2 गुणा 3 करूंगा, फिर गुणा में फिर से 3 करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा है 12 18 का लासा तथा मासा ज्ञात करना। जब भी कोई संख्या हमारे गुणनखंड के रूप में दे रखी है पहले से ही, तो जब हमको मासा निकालना हो या लासा निकालना हो तो लासा में ये देख लेना कि सबसे बड़ी पावर के साथ आपको सारी संख्या ले लेनी है, लेकिन पावर उठानी। जैसे मैं कहूँगा 12 में कौन सी संख्या हुई है, तो आप कहोगे 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, और इसमें कौन सी यूज है, 2 हुआ है, 3। तो जो जो अभाज्य संख्या आपकी यूज हुई है, अगर मेरा कहीं पर 5 यूज होता है तो मैं 5 लिख लेता हूँ।
फिर इनकी जो पावर है वो बड़ी वाली ले लो। जैसे यहाँ कहूंगा 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 उठा लो। यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यानी मुझे 3 की पावर 2। लासा निकालने के लिए आपको यह कि गुणनखंड में सारी संख्याओं को ले लो और बड़ी पावर को आप लिख लो। अब जैसे 2 दूनी 4 करूंगा और 3 3 9, तो हमारे हुआ 4 9 36, तो इनका लासा है 36। 12 और 18 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 36 है। 36 से नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 18 दोनों से कट दे। अब मासा मैं इसका निकालूंगा। मासा का मुझे निकालना है, तो मासा मैं कहूंगा कि जो दोनों में होना चाहिए। जैसे 2 दोनों में दिया तो 2 लिख लूंगा, 3 जो है दोनों में दिया तो 2, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखूंगा। मासा में लिखूंगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उनकी सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी पावर 1 है, 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा 6। मतलब 6 बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 18 को काटेगी। सवाल में जरूर बड़ी से बड़ी निकालने पर हम मासा और छोटी छोटी निकालने पर लासा निकालते हैं। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि लासा हमेशा या तो संख्या के बराबर आएगा या संख्या से बड़ा आएगा, और लासा जो आएगा वो या तो संख्या के बराबर आएगा या संख्या से बड़ा, और मासा जो या तो आएगा वो संख्या के बराबर या संख्या से छोटा। ठीक, आगे रखना। अब पूछ जाता है जो हमने लासा और मासा निकाला था, तो हमारा एक थ्योरी आता है कि लासा तथा मासा में कुछ थोड़ा सा संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? पहली संख्या और दूसरी संख्या की अगर हम अब गुणा कर दें, मतलब पहली जो संख्या हमारी 2 दे रखी है, अगर उनका हम गुणा कर दें तो वो हमेशा लासा और मासा के बराबर होता है। ठीक, ये हमारा आता है। जैसे अभी हम लोगों ने लासा और मासा निकाला था, लासा और हमने मासा भी निकाला था। ये आपको फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना, और ये सवालों में कई बार आपको पूछा भी गया है कि लासा तथा मासा में क्या संबंध होता है। या आपका पूछ लेगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा तथा मासा होता है, सही है या स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से आपको पूछ लिया था, कई बार आपको पूछा गया। अभी मैंने निकाला था 12, एक संख्या थी, और 18 थी। मैंने अभी इसका जो लासा निकाला था, तो लासा निकाल के आया जो था वो आया था मेरा 36, और मैंने अभी जो मासा निकाला था वो मेरा जो आया था वो हमारा आया था 6। तो अगर मैं कहूँ पहली संख्या है हमारी 12, दूसरी संख्या 18 है, इन दोनों का अगर गुणा कर दो 12 और 18 का, वो हमेशा इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा। अगर लासा और मासा की गुणा कर दो, इन दोनों की जो गुणा होगी, लासा मासा की गुणा और संख्याओं की गुणा हमेशा बराबर होती है। लेकिन हाँ, होना चाहिए 2 अंकों में। 2 से अधिक है तब ये फॉर्मूला काम नहीं करता। मान लो आपने 12, 18 और 15 3 संख्या ले ली और 3 संख्याओं गुणा कर ली और लासा मासा गुणा कर ली, तो नहीं होगा। संख्या 2 होनी चाहिए, संख्या हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो मैंने जैसे अभी देखो सिद्ध करता हूँ, इसको 18 और 12 की मैंने गुणा की, 12 से गुणा किया, 12 आपके हो जाएंगे 96, 9 हासिल की, 12 कम 12 और 12 और 9 जो 12 96 हो जाएगा। 9 हासिल की, 12 कम 12, 12 9 का हमारा 21, तो 216। ऐसे आप 36 और 6 की गुणा करोगे तो 36 और 6 36 3 हासिल के, 6 3 18, 18 और 3 21, 216। तो लासा 12 × 18 और 36 और 6 आ गया। अभी हमारा काम कैसे होता है, उसमें से वो एक चीज हाइड कर देगा। वो कहेगा 2 संख्याएं हैं 12 और 18 जिनका लासा आता है 36, तो आप मुझे मासा बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या की गुणा किया आपने दूसरी संख्या बराबर, लासा लिखा 36 और आपने लिख दिया SCF। ठीक, अब 36 से काटो 18 दूनी 36 और 2 से काटो 2 छक्का 12, तो देखो सीधा सीधा आपका 6 आ गया। समझ गया ना? आगे हम जब सवाल करेंगे तो और आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था लासा और मासा। लासा मासा में संबंध था वो हमारा स्थापित होगा। अब थोड़ा हम कुछ इसके NCERT के कुछ एग्जाम्पल जो है उन एग्जाम्पल्स पर हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, एक संख्या है हमारी 4n है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है कि 4n जो संख्या है 4 की पावर n, अगर यहाँ पर n कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी हो सकती है 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 को डिस्कवर किया गया ये हम लोग मानते हैं। तो 0 को छोड़ के, 0 का खोज हुई है तो 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उन्होंने कहा n की जगह आप 1 2 3 4 5 रख लीजिए, और उन्होंने कहा कि n का क्या कोई ऐसा कोई मान आ सकता है कि हम उस मान को रख दें n की जगह पर, तो जो अंक है इकाई के अंक पर 0 आ सकता है। जैसे हम 4 की पावर n है, तो 4 की पावर अगर हम 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 रखेंगे तो हमारा 16 आएगा, ऐसे 4 की पावर 3 रखें, 4 की पावर 4 रखते हो, ऐसे ही हम चले जाएं। तो क्या 4 की पावर में n में कोई ऐसी वैल्यू फिट हो सकती है कि उसके इकाई के अंक पर, जैसे यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, तो कोई 0 आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? ये इन्होंने पूछा है। ठीक, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। अभी आपको ये पता है कि जब हम कोई भी 0 बना रहे होते हैं, जब हमें 0 की नीड होती है 0 के लिए, तो सबसे बड़ी जो बात है 0 के लिए आपको पता है कि 0 जो बनता है वो हमारा पहला आता है 10 में, उसके बाद आगे 20 30 में आता है। लेकिन 10 में जो पहली बार 0 आया वो कब हमारा आया, हमारा 5 × 2 की गुणा करने पर।
5 और 2 की जहां गुणा होगी वहां 10 में आपका आ जाएगा। लेकिन कोई भी संख्या ले लो, मैं आपसे ये कहूँ कि 2 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 10, कुछ सॉरी 10 को रहने दो, 7 ले लो, कुछ भी लो। मैं लिखती हूँ काफी संख्या अगर चला जाऊं, लेकिन इसमें कहीं पर भी 5 ना आए तो कभी भी संख्या में 0 नहीं आएगा, और 5 के अलावा अगर 2 ना आए तो फिर भी 0 नहीं आएगा। तो 0 के लिए हमारे पास जरूरी है कि 5 और 2 में का पेयर होना जरूरी है, वरना आपका 0 नहीं आएगा। अब वो बीच में भी तो आता है, तो बीच में भी आप करोगे तो आपने कहा बीच के पेयर 2 गुणा 2 गुणा 5, तो देखो 5 गुणा 2 का ये पेयर था, 5 दूनी 10 10 दूनी 20। ठीक, कैसे अगर आप 30 का करोगे तो 30 को भी ऐसे आपको होगा, 30 को करोगे 2 गुणा 3 गुणा 5, देखो इसमें 2 और 5 का पेयर है। तो 0 लाने के लिए आपको 2 और 5 जरूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो इसका मतलब उस सवाल में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अब सवाल पे हम देखते हैं जैसे हमें सवाल को इसको करना कहते हैं। संख्या हमारी 4 की पावर n है, 4 की पावर n है। आप इसको लिखोगे थोड़ा गुणा करके, आप लिखोगे इसको 2 गुणा 2, ठीक, और पूरे की पावर हो जाएगी हमारी n। तो जैसे आपने 4 के फैक्टर किए 2 गुणा 2, 4 के फैक्टर आपने जैसे किए 2 गुणा 2, ठीक, तो आप यहां पर लिख दोगे कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं, 5 नहीं, ठीक, क्योंकि शून्य अंक आने के लिए, शून्य अंक आने के लिए 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है। ठीक, तो अतः n के किसी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य आना संभव नहीं है, शून्य आना संभव नहीं है, ये आपको लिखना होगा। ठीक, क्योंकि पता है 2 गुणा 2 और कभी 4 के फैक्टर में 5 नहीं आता, तो आप 4 की पावर कुछ भी रख लीजिए, 0 हमारा नहीं आएगा। ठीक, इसका आंसर ये होगा। अगला हमारा सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2 की संख्या हमारी है 6 और 20, इसके अभाज्य गुणनखंड करिए आप, और अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या, फैक्टर ही करने हैं आपको। ठीक, तो जो भी संख्या हमारी दे रखी है उन सारी संख्याओं आप लिखोगे 6, ठीक, और अब 6 के आप फैक्टर करो, 6 के आप फैक्टर करके दिखा दो। 2 से हमने काटा, फिर हमने 3 से काटा, तो इसके हो गए फैक्टर 2 गुणा 3। ऐसे जब आप 20 के फैक्टर करोगे, 20 के जब आप फैक्टर करोगे यहाँ पर, तो 20 के फैक्टर करोगे, 2 से काटा, ठीक, तो 10 बार में काटा, फिर 2 से हमने काटा, 2 पंजे 10 हुआ, और 5 से हमने काटा तो हो गया। तो जब हमने किए इसके फैक्टर 20 के, तो ये आया 2 गुणा 2 और गुणा 5। 2 गुणा 2 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और गुणा 5। मैंने को इसको जो निकालना है वो हमें निकालना है लासा और मासा दोनों। मैंने कहा था जब लासा और मासा निकालते हैं तो लासा के लिए सारी संख्याएं जो जो यूज हुई हैं, इसमें कौन कौन संख्या यूज हुई, तो आप कहोगे 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, नीचे वाले में जो 2 3 2 हुए थे और 5 हुए, तो 2 लिख चुका है पहले, तो फिर हम 5 लिखेंगे। तो जो भी संख्या इसमें दे रखी है 2 3 5 7, जो भी हमारी संख्या है उन सारी संख्याओं को आप लासा में लिखोगे। उसके बाद ये देखो कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जैसे 2 की यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 1, यहाँ पर है 2, 2 की सबसे बड़ी पावर को उठाओगे। 3 एक ही बार यूज हुआ है तो 3 की पावर 1 ही है, 5 की पावर 1 ही है। अब इनके आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इसका जो लासा होगा वो 60। बड़ी छोटी छोटी संख्या हमारी 60 है जो 6 और 20 दोनों से कटेगी। अब हम इसकी बात करते हैं मासा की। तो मासा के लिए मैंने क्या बताया था, जो दोनों में होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर भी देखो 2 दे रखा है और यहाँ पर भी 2 दे रखा है, तो 2, और देखो 3 ऊपर वाले में, नीचे नहीं है, 5 नीचे वाले में तो ऊपर वाले में नहीं, तो फिर इनको हम नहीं लेंगे। दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। और उसके बाद पावर देखेंगे, पावर हमारी छोटी से छोटी, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम पावर लेंगे 1 वाली, तो मासा इसका हो जाएगा 2। ठीक, तो लासा की बात करें तो लासा इसका आएगा 60 और मासा आएगा हमारा इसका 2। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आपको यूपी बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए।
96 और 404 का लासा क्रमशः आपको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो जैसे हमने अभी किया था वैसे आपको फिर से करना है। ठीक, तो पहले आप लिख लीजिए 96 गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद 404 के। तो जब आप लोग 96 की गुणनखंड करोगे तो वैसे करोगे, 2 से काटोगे, 2 3 6 और फिर 2 8 16, फिर 2 से काटोगे। ठीक, सॉरी 2 3 से 2 चौक 8 काटोगे ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो। 48 बार में कटेगा। 2 से काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर काटोगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 3 से काटोगे 1। तो हमने देखा 2 2 2 2 2 कितनी बार आया, 5 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 5। तो 96 जब हमने गुणनखंड किए तो हमारा है 2 की पावर 5 और गुणा 3 की पावर 1। ठीक, ऐसे हम करेंगे 404 के गुणनखंड, 404 के। तो 404 को जब आप काटोगे तो 2 से काटोगे पहले तो। ठीक, 2 से काटा, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, फिर आपने 2 से काटा, 2 एकम 2 0 101 जो है वो किसी से नहीं करता, खुद से करता है। तो 101 पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब सॉरी एक बार में। तो इसके जो होंगे गुणनखंड 104 के, वो सॉरी 404 के, तो हमारे आएंगे 2 की पावर 2 और गुणा 101। ठीक, अब हमें इसका जो निकालना है वो हमें निकालना है लासा। तो लासा के लिए एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था जो जो यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और हमारा 101 यूज हुआ है। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या थी हमारी, 5 थी। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, क्योंकि यहाँ 2 थी 2 की पावर, यहाँ पर 5 थी, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर 5 को हम गुणा करेंगे, गुणा 3 करेंगे, पूरा हमारा 1 करेंगे। ठीक, 2 की पावर अगर हम 5 करते हैं, 2 की पावर हमारे पास कितनी होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से हम करते हुए चले आओ ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और 48 में जब हम 3 का गुणा करें, हम सुनते हैं 58 होना चाहिए, 16 3 48। ठीक, 4 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक, 3 है हमको 4 के हमने कर लिया था, और 16 दूनी 32 और 32 3 हमारा हो जाएगा 96। ठीक, तो जब हमने यहाँ गुणा की 2 गुणा पावर 5 और 3 की, तो ये आ गया हमारा 96, और 96 हमारा क्या हो जाएगा, गुणा 101। तो 96 हमारे 101 का गुणा कर लेते हैं। ठीक, 96 कम 96। ठीक, तो पूरा पूरा लिख जाएगा, फिर 96 कम 96, तो हमारा आंसर हो जाएगा 96 96। ये हमारा क्या गया इसका एलसीएम। उसके बाद हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो जो दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो दोनों में है। 3 ऊपर वाले में, नीचे नहीं, 101 नीचे ऊपर नहीं, तो इसको छोड़ दें। इसकी सबसे छोटी पावर, यहाँ 2 की सबसे छोटी पावर 5 थी, यहाँ सबसे छोटी पावर 2 थी, तो हम यहाँ पर कौन सी पावर लेंगे, 2 वाली, तो इसका एलसीएफ होएगा 4। ठीक, तो एलसीएम जो आया, लासा जो आया वो हमारा 96 आया, 9696, और जो एचसीएफ आया वो हमारा 4 है। ठीक, आगे हम शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 4 पर। भरे अभाव का सवाल देगा 6, 72 और 120 के आवाज में खुलवाना एचसीएफ और एलसीएम दोनों फिर से याद करेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसके में भी 6 का, तो हम 6 के गुणनखंड अभी करे थे। 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, ऐसे हम 72 के करते हैं। तो 72 के गुणनखंड जो आपके होंगे, ठीक करके देखते हैं कितने आपके होते हैं। 72 और 120 के हम निकालते हैं। 72 के 2 से काटा, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटा 18, और फिर 2 से काटा, 2 9 18, फिर 3 से काटा, 3 बार में कटेगा, 3 से काटा, 1 बार में काटा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में कटा। 120 गुण कर लो। 120 में आप थोड़ा देखोगे तो ये हमारा 12 गुणा 10 के रूप में है। 12 के गुणनखंड करोगे आप लोग तो 12 के गुणनखंड हमारे कितने होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 10 गुण करोगे तो 2 गुणा 5। ठीक, यही तो होते हैं 2 गुणा 5। तो 2 2 2 2 की पावर इसमें कितनी है, 3, यानी 120 में 2 की पावर कितनी हमारी 3, ऐसे 3 की पावर हमारी 1 और 5 की पावर हमारी 1, ये हमारी इसमें यूज हुई है। ठीक है ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 हमारी हो जाएगी। ठीक है, छोड़ो। तो हमें जो इसकी निकालनी है एलसीएम। ठीक, एलसीएम जब हम निकालेंगे, मैंने कहा था जो जो संख्या यूज हुई वो सारी लिखोगे। 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 5 यूज हुआ, तो 2 गुणा 3 और गुणा 5। 2 की पावर सबसे बड़ी आपके 3 है, तो 3 को लोगे, यहाँ पर भी 3 है तो 3, तो 2 की पावर आपने कितनी ली, 3 ली। 3 की पावर सबसे बड़ी जो है वो 2 है, और 5 की पावर हमारी 1 है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 होता है हमारा 72,
ठीक, कभी हमने निकाला था, उसमें 5 ही गुणा और कर लूँ, जैसे 2 की पावर 3 और ये हमने लिखा था, तो इसके ऊपर कितना था, वो 72, 72 में 5 ही गुणा कर लीजिए आप लोग, 72 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा लासा, 5 दूनी 10, हाँ से 1, 5 7 35 और 1 36, तो लासा जो आएगा वो आएगा आपका 360। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मैंने कहा था दोनों में होना चाहिए, देखो अब 3 की बात है तो तीनों में होना चाहिए, जो 2 2 2 2 दोनों में, तीनों में है। उसके बाद 3, जो 3 ऊपर भी है, इसमें भी, इसमें, तो 3 सभी में है, लेकिन 5 नहीं, तो 5 को हम छोड़ देंगे, तो 2 गुणा 3। अब जो है पावर लेंगे सबसे छोटी, 2 की देखो यहाँ सबसे 3 पावर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, 2 की सबसे छोटी पावर 1 है, 3 यहाँ पर है, 1 पावर के साथ, यहाँ 2 पावर के साथ, यहाँ 1 पावर, तो 1 पावर ले लेंगे, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा हो जाएगा 6। ठीक, आगे अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पे। प्रश्न वाली 1.1 ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिया, मतलब आपको लासा और मासा नहीं निकालना है, सिर्फ क्या करना है कि इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक, जैसे हमारे 140, तो 140 को जब आप तोड़ोगे तो 2 से 2 सत्ते 14, 70 बाद में फिर आपने 2 से काटा, ठीक, 2 3 6 और 2 5 10, फिर आपको 35 आया, 2 से आपने फिर काटा, 2 3 मतलब 2 कम, मतलब 2 से तो कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35, फिर आपको 7 से कटेगा 1 बार, तो 140 के जो गुणनखंड होंगे वो हमारे होंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और गुणा 7 की पावर 1। ठीक, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब 156 को ले लीजिए, ठीक, 156 को, हाँ, तो इसको रेज कर लेते हैं। एक 2 से काटा आपने, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 बार में काटा, फिर आपने काटा 2 3 6, 2 9 18, फिर आपने 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 3 9, और फिर 13 अभाज्य संख्या तो 13 से काट दिया, तो 156 के जो गुणनखंड होंगे, 156 के जो गुणनखंड होंगे वो हमारे होंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 13 की पावर 1। ठीक, आगे हम 38 25 और 5 और 5 को भी करते हैं। मान लो 38 25 को ले लीजिए आप लोग, 38 25, तो 38 25 में पीछे आपको 5 दिख रहा है बेसिकली, तो ये संख्या हमें पता है सीधी 5 से कटने वाली है। ठीक, लेकिन इससे पहले क्या किसी और से कटती है, देखो 2 से तो ये कटेगी नहीं, 38 25 संख्या वो 2 से तो कटेगी। चेक करते हम क्या ये 3 से कटेगी, 3 से चेक करने के लिए संख्याओं के अंकों को जोड़ दो, और संख्याओं के अंकों का अगर योग 3 से कर जाए, संख्या 3 से हमारी कट जाएगी, तो 5 और 2 नहीं बन रही, ठीक, यदि अंकों का योग कट जाएगा, ठीक, तो संख्या हमारी कट जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 8 15, संख्या कट जाएगी, कोई 15 आपका कटता है 3 से, तो 3 से पहले काटोगे, 3 एकम 3, ठीक, उसके बाद आपका 8 है, तो 3 एक दूनी 6, बचेंगे आपके 2 हो जाएंगे, जब 2 होंगे तो हमारा हो गया 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक, उसके बाद क्या ये फिर से 3 से कट रही है, 3 चौक 12, देख लो काट, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 कट जाएगी। ठीक, तो 3 से फिर से काट दोगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, अब 3 से कटेगी 4 और 2, 5 4 9 2 नहीं कटेगी, तो अभी काटेगी 5 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 अट्ठे 40, बचेंगे आपके 2 और 5 25, तो ये 50 बार में कटेगी 5 से, फिर आपने 5 से काटा, 5 से आपने फिर से काटा, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 बार में, 17 से 1 बार में कट जाएगी। तो जो 38 25 गुणनखंड होंगे वो हमारे क्या होंगे, 38 25 गुणनखंड 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा हमारा आ जाएगा 17, इसके गुणनखंड आएंगे, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ठीक, 5005 को काटिए, 5005 सीधी सीधी जो है 3 से या 2 से नहीं कटेगा, तो सीधा किससे कटेगा आपका 5 से, तो 5 से हमने काटा 0 0 1 1001, अब 1001 कैसे कट रहा है। ठीक, 5 के बाद 7 से काटेगा, देखो इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सॉरी 7 एकम 7 का बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 28 में आपका 2 बचेगा, 7 3 21। ठीक, तो 7 से कट गया, अब 7 से नहीं कटेगा, 9 से तो काटने को नहीं, 7 के बाद अगली संख्या होती 11, 11 से काटो, 11 एकम 11, 3 कट जाएगा, तो 11 से काटा 11 एकम 11, 3 बचे, 11 3 33, तो फिर उसके बाद 13, तो ये 5005 के जो गुणनखंड होंगे वो हमारे होंगे 5 की पावर गुणा 1, 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1, इसका आंसर हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13।
अब काटो 7 4 2 9 को, 7 4 2 9, 7 4 9 2 9 को 2 से चेक करो, नहीं कटेगा। 3 से काटो, 4 और 2 6, और 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटने वाला, 5 से भी नहीं कटेगा। 11 से क्या कटा, 11 7 11 3 66, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटने वाला ये। 13 के बाद 17, क्या 17 से कटेगा, 17 शायद में भी कट जाए, 17 से काट के देखो उसको। जैसे अगर 17 से हम काट रहे हैं तो 17 चौका लगाओ, 68 होता है, ठीक। 68 माने आपको बचेगा 6, हो गया आपके 62, 17 3 51, और 17 7 119 हो जाएगा। तो ये 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। 17 के बाद ये देखो 17 से नहीं कट रहा है, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 3 57, और 19 दूनी 38 ही जाएगा, 19 3 57 नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसको रिवेज करो, 38, 19 दूनी आपका 38 चला जाएगा, और 19 3 5 बचेंगे, 19 3 57, फिर आपका 23 से कटेगा। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो हमारे होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक। आगे नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ठीक। 26 और 91 को आपको निकालना है। उसके बाद आपको ये जांच करके बतानी है कि क्या जो एलसीएम है वो एचसीएफ और एचसीएफ बराबर होता है। तो 26 और 91 के हम पहले तो करेंगे गुणनखंड, तो 26 और 51 के, ठीक है ना। तो 26 और 51 के यहाँ पर गुणनखंड निकाल लीजिए। 26 और 51 के यहाँ पे निकालिए, पहले आप 26 के निकाल लीजिए, 2 से काटिए 13, और 13 से काटोगे एक बार में कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर निकाल लीजिए 91 के, तो कितने से कटेगा सीधे जाके, 2 से सीधे 7 से कटा है, 7 कम 7, 7 21, 13 से एक बार में कट जाएगा, 13 7 91, और तो ये किसी से नहीं कटने वाला, ठीक है। तो लासा यानी कि 26 का जो हमारा गुणनखंड होंगे, तो 26 गुणनखंड होंगे 2 गुणा 13, और जो 91 के होंगे वो हमारे होंगे 7 गुणा 13। इसका मुझे अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम मैं निकालूंगा क्या, जो दोनों में है, मतलब सभी में होना चाहिए, एक बार हो जाए। 2 है इसमें, 7 है और 13 है, तो 7 और 2 की मैं गुणा करूँगा, 7 दूनी 14, 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 14 गुणा 13, 7 दूनी 14, और गुणा जब मैं 13 करूँगा तो 2 हासिल के 13 कम 13, 13 5 18, यानी कि 182, ठीक। ऐसे मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ जो इसका होगा वो दोनों में होना चाहिए, तो 2 और 7 नहीं है, 13 दोनों में, तो एचसीएफ इसका होगा 13। तो एलसीएम मैंने निकाला 182 आ गया, एचसीएफ मैंने निकाला तो 13 आ गया। अब इन्होंने कहा था कि ये जो हमको सिद्ध करना है वो हमको ये बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सवाल लिए थे वहाँ पर, और जब संबंध होता है वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से बताया था। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम होता है, इस बात को आपको जांच करके भी बताना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोनों संख्याओं को गुणा कर देनी है, 26 और 51, इन दोनों के आप आपस में गुणा कर दीजिए। तो 26 और 51 में के बाद जब 7 और 13 को आप गुणा करिए, वो सॉरी लासा और मासा गुणा करोगे 182 और 13 को, तो हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, ठीक। हम गुणा करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर दो संख्या हमारी है 26 और 91, ठीक। तो 26 और 91 की हमने यहाँ पर गुणा की, पहले तो हम लासा और मासा करते हैं। लासा हमारा 182 और हमारा एचसीएफ जो है वो हमारा है 13, तो 13 और एचसीएफ हमने गुणा करी है 182 की, ठीक। तो 13 दूनी हमारा कितना होगा 26, 2 हासिल के हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद 13 की गुणा करोगे 8 से, तो 13 होता है आपका 104, तो 106 हो जाएगा, 2 हासिल 10 हासिल के हो जाएंगे, 13 कम 13 और 10 हो जाएगा हमारा 23, तो हमारा आंसर है 2366। लासा गुणा मासा जब हमने किया, एलसीएम और गुणा एचसीएफ जब हमने किया तो हमारा आया 2366। तो क्या हमारा जो संख्या है 26 और 91 की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही आ रही है, तो संख्याओं को गुणा करके देख लीजिए 26 और 91 को, ठीक। तो 26 और गुणा 91 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 कम 6 और वही 26 सीधा सीधा आ जाएगा, और गुणा
मतलब यहाँ पर 26 का सीधा सीधा आ गया, और यहाँ 2 एकम 2 और 9 82, और आपका जाएगा 26 यानी कि 182, आपका 182 6 हो जाएगा 4, ठीक है। इसका भी यही आएगा 366 के लगभग, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ भी गुणा करने पर हमने ये चीज़ पाई कि दोनों चीज़ हमारी क्या है, आपकी सेम है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है वो थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ये जानेंगे, ठीक। अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो चीज़ समझिए। 26 और 91 को पहले तो आपको निकालना है इसके गुणनखंड। तो जब 26 का हमने गुणनखंड निकाले तो हमारे आए थे 2 गुणा 13, दो गुणा 13, ठीक। उसके बाद हमने जब 91 के गुणनखंड करे तो 91 के जो गुणनखंड आए थे वो हमारे आए थे 7 गुणा 13, ठीक। और तो हम इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 7 और गुणा 13। जब 2 गुणा 7 हमने किया 14 को जब 13 से गुणा किया तो हमारा आंसर आया था 182। ऐसे जब हम एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे 2 गुणा 7, सॉरी जो दोनों में होना चाहिए, तो एचसीएफ हमारा था 13, एचसीएफ हमारा था 13। अब आगे आप लिखोगे जांच करना, तो जांच हमको क्या करना है, जो चीज़ दे रखी है वो हम लिखेंगे जांच करना। तो जांच करने में हमको लिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है तो वो हम निकालो। 2 संख्या गुणनफल कितना होगा 26 × 91, 26 × 91। जब आप इन दोनों गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 366, ठीक। ऐसे ही आप जब एलसीएफ आपको क्या निकालना था, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर आप लिख दीजिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना था, एचसीएफ हमारा था 13 और एलसीएम हमारा जो था वो हमारा था 182। जब 13 और 182 की आप लोगों ने अभी गुणा की तो कितना है हमारा 366। अगर ये दोनों संख्या हमारी समान आ रही हैं तो आंसर आपका सही है, और अगर ये गलत लगा रही है तो आपका ये गलत है। तो आप लिख दो अतः 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम तथा एचसीएफ होता है, ठीक। आगे वाला सवाल हम करते हैं 510 और 92। तो उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ 510 और 92, तो 510 का हम पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद हम फिर 92 के फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 510 के पहले फैक्टर करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 92 के। 510 के कर लीजिए। 510 को बेसिकली आप तोड़ोगे 510 को तो ये टूटेगा 51 गुणा 10 में, 51 गुणा 10 में, 51 गुणा 10 में। और 51 गुणा 10 को तोड़ोगे तो कितने में टूटेगा ये 51, 13 गुणा 51, 13 गुणा 7 में टूटने से 17 3 51 हो जाएगा आपका, तो 17 गुणा 3 में, ठीक। और ये टूट जाएगा आपका 2 गुणा 5 में, 2 गुणा 5 में। तो इसको वैसे तोड़ लीजिए, आपको इसके वैसे पूरे फैक्टर करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। तो 510 आपको ने करा 2 गुणा 5 में, तो 2 गुणा और 17 3 51, तो 3 और गुणा 5 और गुणा 17, ये आपका टूट जाएगा। 92 को जब आप तोड़ोगे तो कितनी बार में टूटेगा ये 92, तो 2 4 और 4 और गुणा 23, 23 चौका 92 आपका होता है, तो 2 की पावर 2 और गुणा 23 आपको इसमें टूट जाएगा। 2 2 4 4 3 बार 23 चौका 52 आपको होता है। जब हमने 510 की गुणन की तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 तरह आया, और इसका आया 2 की पावर 2 गुणा 23। अगर आपसे नहीं टूटते तो वैसे ही तोड़ लीजिए, पहले आप 2 से काटी, फिर 3 से काटी, 5 से काटी, 17 से काटी, जैसे हमने शुरुआत में काटा था, ठीक। अब इसका मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम जो इसका होगा वो हमारा होगा जो दोनों में आना चाहिए। 2 की पावर 2 देखो दोनों में आई है, उसके बाद 3 आया है हमारा, उसके बाद हमारा देखो 5 है गुणा 7 है गुणा हमारा 17 है, मतलब सबको एक एक बार लिख लेना है, ठीक। उसके बाद आपका एचसीएफ आएगा जो कि दोनों में होना चाहिए। तो जब 2 की पावर 2 4, 4 3 12, 12 5 60 आपका हो जाएगा 60 और गुणा 17, तो 17 से का 1020 हो जाएगा। 1020 की जब गुणा करोगे आप 17 से तो 0 17 दूनी 34, 20, ठीक। कितना सॉरी आपका 23 होगा ना यहाँ पे, तो 7 का 17 गुणा 23 भी तो आपको होना है 17 गुणा 23, तो 17 गुणा 23 की जब आप करोगे जब आप गुणा तो ये आपका आंसर आएगा 23,460, 23,460। उसी हिसाब से आप इसका एचसीएफ निकालोगे,
तो एचसीएफ जब आप निकालोगे तो जो दोनों में होना चाहिए वो हमारा क्या है, दोनों में 2, और सबसे छोटी पावर कितनी है आपकी 2। तो एलसीएम हमारा आया 23,460 और मासा जो हमारा आया वो हमारा आया 2। अब इसका सत्यापन कर लो, ठीक, जो इसमें दे रखा था वैसे सत्यापन इसका करो। सत्यापन भाई करो, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 510 गुणा 92, 510 गुणा 92। यहाँ पर आप कर लीजिए, जीरो घटा दीजिए, 51 गुणा 92 गुणा कर लीजिए आप, तो 91 गुणा 92। देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अच्छा 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ठीक, 2 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 4, यानी 46 92 आपका आ जाएगा, 46 92। तो 46 92 आप लिखोगे, 40 और 92, जो हमने जीरो लिखा था उसको जीरो लगा दी, 40 920 हमारा आ गया। अब एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो हमें पता है 23,460, 23,460 और एचसीएफ हमारा आता है 2, 2 से गुणा करिए, 0, 2 छक्का 12 हासिल करिए, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो देखो 40 920, 40 920, यानी हमारा यहाँ पर भी आंसर सही है। ठीक, सत्यापन हमारा हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल और लासा और मासा हमारे दोनों बराबर आ गए। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं 336 गुणा 54, 336 गुणा 54, तो वैसे आप इसकी निकालिए 336 गुणा 54, तो 336 के आप गुणनफल कर लीजिए, 336 के गुणनफल क्या क्या होंगे आपको। तो 336 की जब हमें गुणनफल करें, थोड़ा इधर करिए, थोड़ा साइड से, ताकि एक में हो आसानी हो जाए। 336 का हम गुणनफल कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम कर लेते हैं 54 के। तो 336 यार मार्का थोड़ा वैसे चल रहा है, तीन सौ छत्तीस के हम पहले गुणनफल कर लेते हैं, उसके बाद 54 के हम लोग करेंगे, ठीक है। 337 हमने काटा, 2 से काटो पहले, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, ठीक, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7। तो इसके गुण होंगे 2 की पावर 1 2 3 4 4, और उसके बाद 7 सॉरी 3, और उसके बाद 7। ऐसे आप 54 के करो, जब 54 के गुणनफल करोगे तो हमारा होता है 18 3 54, 18 गुणनफल करोगे तो 18 होगा, 2 9 18, ठीक, 27 27 दूनी 54, 18 3 कर रहा है, तो 18 का, तो 54 देख लो कितना कितना हो रहा है आपका, 54 गुणन करके देखना, 54 के 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटोगे, 3 9 27, फिर 3 से काटोगे, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, तो कटेगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर गुणा 7, 3 की पावर 3, ठीक, ये आपका हो गया 3 की पावर 3 में। अब इसका लासा निकाल लो, पहले इसको रेज कर लेते थोड़ा सा, ठीक, ये थोड़ा मैं लिखता हूँ, हमें सत्यापन के लिए जगह यहाँ पर चाहिए, ठीक। तो 336 सॉरी लास्ट तमाशा, तो एलसीएम हम जो हमने इसका निकाला, तो सारी संख्या 2 लेंगे 3 लेंगे, 2 गुणा
3 गुणा 7। 2 की सबसे बड़ी पावर है 4, 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 और 7 की सबसे बड़ी पावर हमारी 1 है। ठीक है, जब 2 की है जो हमारी, तो 2 दूनी की पावर होती है वो होता है हमारा 16। ऐसे 3 की सबसे बड़ी पावर होती है 27, मतलब 3 की पावर जब होती है 27 होता है और गुणा हमारा होता है 7। तो 16 गुणा 27 गुणा 7 जब आप लोग करोगे तो ये हमारा आएगा 3024। तो इसका जो लासा होगा 3024। फिर हम इसका निकालेंगे एच जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो एच जो आएगा हमारा वो दोनों में होना चाहिए, 2 और 3। तो 2 3 6, तो एच इसका आ जाएगा 2 3 6, 2 गुणा 3 जो दोनों में है तो आपका हो जाएगा 6। अब इसका सत्यापन कर लीजिए। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है ना। 336 का जब हमने गुणनखंड किया था 336 का, तो इस हमारे जो गुणनखंड आए थे वो आए थे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 7 की पावर 1, ये हमारा आया था। जब ऐसे हमने 54 के करे थे तो आया था हमारा 2 की पावर, चिपक के चल रहा है तो पूरा हट नहीं रहा है। जैसे हमने 54 के करे थे तो 54 हमने देखा था 2 की पावर 1 और गुणा 3 की पावर 3, ठीक। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो इसका आएगा वो हमारा आ रहा था 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 1। 2 की पावर 4 को हमने इनको गुणा किया था तो टोटल जो गुणा करके आया था हमारा वहाँ आया था 3024, ठीक, 3024। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो एचसीएफ जो होगा वो हमारा होगा 2 गुणा 3 यानी कि 6, ठीक। अब इनका वही चीज़ पहले ही सत्यापन आप कर लोगे, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करोगे तो 336 इंटू 54 और ऐसे आप एलसीएम और इसको करोगे तो ये भी जो हमारा आएगा सत्यापन में, जैसे हमारा जो पहले हम लोग कर चुके हैं 2 सवाल हमने बाकी करे थे जो सत्यापन में इस तरह से कि 2 संख्याओं का गुणनफल और इनका एलसीएम वो हमेशा बराबर आ रहा था जिस सवाल में क्या। वैसे जब आप 2 संख्याओं में इसमें करोगे गुणनफल 336 गुणा 54 का और एलसीएम का गुणा करोगे 3024 और 6 का, तो आंसर दोनों में हमारा समान आएगा, ठीक। इसका सत्यापन आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारे बाकी सवाल हमारे बचे हुए हैं कि इनका आवाज गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। उसके बाद मासा और लासा के ना, ये हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।